हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स में। और मैं हूं डॉक्टर उपासना। आपको जैसे पता है कि लास्ट जो अपन चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे और वो था आपका फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड में अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल एड के अंदर मैंने है जो कि आपको ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या हैं और पर्टिकुलर ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स के अंदर भी कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, उन कलरिंग एजेंट क्या हैं, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरे तो जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट क्या है और स्वीटनिंग एजेंट क्या है, उन तीनों की कैटेगरी के बारे में बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं उसके अंदर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक प्रिजर्वेटिव्स के बारे में है जो कि और बोल रखा है कि भाई प्रिजर्वेटिव के बारे में आप बताइए, उसको क्लासीफाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो सवाल है वो किस तरीके से देखने को मिल सकता है, आपको मिल सकता है सवाल What are the preservatives? Classify preservatives with suitable examples। ये पूरा आपको है जो कि बड़े सवाल यानी 5 नंबर के अंदर देखने को मिल सकता है। ये आल्सो मेरे हिसाब से है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मेन एग्जामिनेशन में है जो कि पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी हैं जो कि आपको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि भाई प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं। तो नाम से पता चला दे हैव टू प्रिजर्व, यानी कि किसी न किसी को है जो कि सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुरक्षित किसको रख रहे हैं? पर्टिकुलर आपकी जो भी डोजेस फॉर्म है उसको। ठीक है, अब डोजेस फॉर्म कोई भी हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है, या फिर लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। उन सब के अंदर अपन क्या क्या ऐड करते हैं? एक तो आपकी ड्रग यूज़ करते हैं API, और उसके अलावा आपके एक्सीपेंट ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये जब पर्टिकुलर एक डोजेस फॉर्म बनती है तो क्या होता है, आपने उसके मैन्युफैक्चर सिस्टम से के बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद उसकी जो 3 साल 4 साल जो एक्सपायरी डेट है तब तक वो मार्केट के अंदर ही पड़ा है। अब मार्केट के अंदर उसको डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स मिलेंगे, डिफरेंट माइक्रोबियल अटैक्स हो सकते हैं उसके ऊपर हो, तो उस समय वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़राब ना हो, वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, इसके लिए उसके अंदर अपन प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जिनका मेन काम होता है कि जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग द स्टोरेज, या फिर जब उसने पर्टिकुलर किसी कस्टमर ने उसको ओपन किया तब उसके अंदर कोई कंटामिनेशन ऐड हो रही है तो उससे मिनिमाइज़ कर सके या फिर उन माइक्रोब्स को किल करके उस चीज़ को प्रिवेंट कर सके। और अगर ये वो चीज़ कर लेता है सक्षम, तो क्या होगा, उसकी जो शेल्फ लाइफ है यानी कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स के क्या 2 काम हो गए कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहा है डिफरेंट मैकेनिज्म से, और दूसरा इसके कारण इसकी जो शेल्फ लाइफ है या जो कोई एक्सपायरी डेट है वो भी एनहेंस हो रही है। यानी कि क्या होगा, अगर ये अपन ऐड नहीं करते तो क्या होता, आपको एकदम फ्रेश प्रिपेयर सॉल्यूशन मिलता और उसको आपको फ्रेशली कंज्यूम करना होता, और उससे क्या होता, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी है जो कि इंक्रीज हो जाती। तो उन सबको है जो कि एज फॉर द कस्टमर फॉर द मैन्युफैक्चर बेनिफिट्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए अपन ने है जो कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया। आगे चलते हैं कि भाई नीड ऑफ प्रिजर्वेटिव, भाई प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की जरूरत क्या रही। तो वही है जो भी इसके एडवांटेजेस हैं वो इसकी नीड हो गई। तो पर्टिकुलर ये किसी भी माइक्रोबियल अटैक से है जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट इसके मैकेनिज्म्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है, ये चिलेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। इन सब से क्या होगा, ये पर्टिकुलर एजेंट खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद है जो कि पर्टिकुलर किसी मेटल के साथ चिलेट बना लेगा, बट आपका जो मेन प्रोडक्ट है, मेन आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसे ख़राब नहीं होने देगा उस पर्टिकुलर टाइम तक। उससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है वो स्टेबल रहेगा, साथ ही साथ उसकी शेल्फ लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी, और साथ ही साथ वो उसकी एक्टिविटी और एफिकेसी को भी मेंटेन करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल क्या बात किया जाए कि आपसे भी पूछे कोई कि भाई जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उसके क्या काम है, सबसे पहले कि भाई नाम से प्रिजर्व है तो वो पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट को प्रिजर्व रख रहा है, प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम द अदर कंटामिनेशंस, साथ ही साथ प्रोडक्ट को स्टेबलाइज भी कर रहा है, उसके अंदर कुछ भी है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके, रिडक्शन को प्रिवेंट करके, चिलेशन को प्रिवेंट करके शेल्फ लाइफ इंप्रूव कर रहा है। साथ ही साथ आपका जो पर्टिकुलर API है जिसके लिए आपने डाला है, जिस बीमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला है, उसकी एक्टिविटी को उतनी ही कंसंट्रेशन में है जो कि वो मेंटेन करने के लिए भी काम कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर 4 पॉइंट तो आपके हो गए प्रिजर्वेटिव की एक्टिविटी या फिर नीड टू यूज़ द प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अब अगर आपको प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने हैं तो प्रिजर्वेटिव्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें कि मार्केट में आपको कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस मिलती हैं, आप कोई भी है जो कि फॉर्मुलेशन उठा लो, चाहे आप ना बेवरेजेस उठा लो, चाहे आप मार्केट से केचप लेकर आ रहे हो वो उठा लो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आप चॉकलेट्स ले लो, चॉकलेट्स की बात कर दो, आप कोई भी फ्रोज़न फूड की बात कर दो, कभी भी है ना उनको पीछे पलट के देखना है उसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं पहले वो लिखे होंगे, उसमें कितना फैट कंटेंट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना आयरन है, ये सब कुछ लिखा होगा। साथ ही साथ उसके अंदर एक चीज़ और लिखी होगी पर्टिकुलर कि इट कंटेन E15, ई कंटेन E100, ई कंटेन E200। तो ये सब क्या हैं, तो ये बेसिकली हैं एडिटिव्स।
ई का मतलब होता है यहाँ पे एडिटिव, यानी कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स डाले हैं, चाहे वो कलरिंग एजेंट्स हों, चाहे वो इमल्सीफायर हों, चाहे वो स्टेबलाइजर्स हों, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हों, चाहे वो फ्लेवरिंग एजेंट हो, या चाहे वो स्टेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए हों। ये सारे एजेंट हैं जो कि उस प्रोडक्ट को कुछ समय तक हैं जो कि स्टोर करने में कैपेबल हैं। बट अगर आप देखें कि कौन कौन सी कैटेगरी की देखने को मिलती है, तो आपको सारी की सारी E100 से लेके E1000 तक की कैटेगरी देखने को मिलेगी। ठीक है, E100, E200, तो ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं कि पर्टिकुलर जो फार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेटिव्स इसमें ऐड कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल ऐड कर रहे हो, वो कौन कौन सी कैटेगरी का है। जैसे E100 की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली जो है फूड प्रोडक्ट्स के अंदर फूड को प्रिजर्व करने के लिए है जो कि ऐड किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली आपके जो कलर्स हैं वो आते हैं। इसके अलावा दूसरों की बात करें तो किसी के अंदर इमल्सीफायर आ रहे होंगे, किसी के अंदर प्रिजर्वेटिव्स आ रहे होंगे, किसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहे होंगे। इस तरीके से ये जो आपकी पर्टिकुलर ई कैटेगरी है यानी कि एडिटिव कैटेगरी है वो क्लासीफाई होती है अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन। बट इन्हें ज़्यादा आपने देखा होगा कि ये प्रिजर्वेटिव्स हैं जो नुकसान करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो ऑब्वियस है ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इन्हें यूज़ करें तो इनके आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है आपके एलर्जी। ठीक है, एलर्जी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है फ्रोज़न फूड्स के अंदर। उसके अलावा हाइपरटेंशन वाले सिस्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। कैंसर क्यों? क्योंकि इस तरीके के प्रिजर्वेटिव जो अपन ऐड कर रहे हैं बहुत क्वांटिटी में, लार्जर क्वांटिटीज़ में, वो है जो कि कैंसर का भी कारण बनते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स को आप तब यूज़ नहीं कर सकते जब आप इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि वैक्सीन की अगर मैं बात कर दूं तो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन में अपन प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सीधे के सीधे अपने सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जाता है जो कि अगेन एक टॉक्सिक है जो कि सब्सटेंस हो सकता है आपके शरीर के लिए। इसलिए प्रिजर्वेटिव्स को इंटरनल इंजेक्शंस के लिए या फिर पेरेंटल फॉर्मुलेशंस में ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स कम से कम इस्तेमाल किए जाते हैं और जो मेन रीज़न है कि अपनी प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर ले, शेल्फ लाइफ इंप्रूव हो जाए, वहाँ तक उसको एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में यूज़ करना चाहिए। आगे चलते हैं कि भाई पर्टिकुलर जब आप प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो वन बाय वन अगर बात की जाए, इफेक्टिव होना चाहिए। आप जिस कारणवश उसको ऐड कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट की क्या खराबी है, आपका प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल कर रहे थे या जब आपने बनाया तब उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी कमियां आपको मिली, उसके आधार पे आप प्रिजर्वेटिव ऐड करोगे। प्रिजर्वेटिव चाहे माइक्रोबियल हो, चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, चाहे रिड्यूसिंग हो या फिर चिलेटिंग हो, तो आप जिस भी कारण उस पर डाल रहे हो पर्टिकुलर उसके लिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपके प्रोडक्ट को है जो कि स्टेबलाइज कर सके। इसका खुद का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ये खुद स्टेबल हो हर एक पर्टिकुलर केमिकल के साथ, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं देनी चाहिए किसी भी अदर एक्सिपेंट के साथ, सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना यूँ ना हो कि भाई अपन प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर रहे हैं और उसको स्टेबल करने के लिए भी अपन दूसरे एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, वाइड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, यानी कि कोई भी फॉर्मुलेशन हो, कोई भी आप डोजेस फॉर्म बना रहे हो, कोई भी कॉस्मेटिक बना रहे हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, सबके लिए एक तरीके का या एक कैटेगरी का प्रिजर्वेटिव ऐड हो सके। उसके अलावा इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी आप एक्सीपेंट यूज़ कर रहे हो, कोई भी अदर एडिटिव यूज़ कर रहे हो, उन सब के साथ ये कंपेटेबल होना चाहिए। रिएक्शन इसको नहीं करनी है किसी भी सिस्टम के साथ, तो आपका जो पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव है वो आइडियल प्रिजर्वेटिव कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई अगर अपन इसे क्लासीफाई करें कि भाई प्रिजर्वेटिव कितने तरीके के हो सकते हैं, अपन कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई फॉर्मुलेशन में अपने को कौन कौन सी खराबी देखने को मिलती है जिसे अपन बचाना चाहते हैं ताकि अपना जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा लंबा चले। तो उसके आधार पे यहाँ पे बेसिकली जो है दो तरीके से क्लासिफिकेशन दिया है कि एक आपका जो प्रिजर्वेटिव है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और दूसरा आपको प्रिजर्वेटिव कहाँ से मिला है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक सोर्स हो। सबसे पहले अगर बात करें ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आपको यहाँ पे तीन कैटेगरी मिली है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑब्वियस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रही है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो माइक्रोब्स को किल करने की पावर रख रही है, और चिलेटिंग एजेंट ये पर्टिकुलर जो मेटल आयन होते हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी और उन्हें चिलेट कर देगी ताकि आपका जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो बच सके। तो इस तरीके से कौन कौन से एग्जाम्पल इनमें आते हैं, चलिए वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, ये आपके प्रोडक्ट की है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। ऑक्सीडेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, बेसिकली गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और उसका जैसे उल्टा अगर मैं बात करूँ रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बट आपका जो एपीआई है उसे प्रिजर्व कर लेंगे। सेम एज रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या करेंगे,
पर्टिकुलर सेल्फ रिड्यूसिंग एक्टिविटी की रखेंगे दिक्कत, और उससे क्या होगा, जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो रिड्यूस नहीं होगा, वो बच जाएगा, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ अपने को एज अ रिडॉक्स पोटेंशियल के रूप में देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होगी और एक चीज़ है जो कि रिड्यूस हो रही होगी, जिससे क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है वो एकदम क्लियर रहेगा, और जो फ्री रेडिकल हैं वो भी जनरेट नहीं होंगे। तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इंटरनल केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा तो उसकी शेल्फ लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगी, साथ ही साथ वो स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव कर पाएगा। तो इसलिए अपन इसके अंदर है जो कि एंटीऑक्सीडेंट या फिर एंटी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कि ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे चलें कि भाई जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, ऑब्वियस है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये खुद है जो रिड्यूस हो जाएंगे, बट आपके पर्टिकुलर सिस्टम को है जो कि बचा लेंगे और फ्री रेडिकल्स को जनरेट नहीं होने देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की भी बात करें तो ये भी 3 तरीके से कैटेगराइज्ड हैं। 3 तरीके से कौन कौन सी, ट्रू ऑक्सीडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्टिक्स। अब नाम से अगर पता चले कि भाई ट्रू ऑक्सीडेशंस किसे कहते हैं, जो प्रॉपर वे में है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, यानी कि आपकी पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसे ब्लॉक कर रहे हैं। अगर रिएक्शन को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है वो जनरेट नहीं होगा, और अगर फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा तो सच एज कोई भी केमिकल इंटरेक्शन या केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में आप कौन से प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि ट्रू ऑक्सीडेंट्स हैं, तो उसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा BHT विच इज़ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, NDGA विच इज़ नॉन डाईहाइड्रोगेटिक एसिड, एंड विटामिन E विच इज़ टोकोफिरॉल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो आपको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन E सबसे ज़्यादा है जो कि इस्तेमाल करने देखने को मिलता है। ठीक है, नेचुरली अपन इसको सबसे ज़्यादा है जो कि इस्तेमाल करते हैं, बट जो बड़े बड़े फॉर्मुलेशंस होते हैं लाइक शैम्पू और लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में अगेन द रिड्यूस इटसेल्फ, या फिर जो रिडॉक्स पोटेंशियल है उसको कम कर देंगे। रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, उसे अगर कम कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे। रिएक्शंस कम हो जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट भी स्टेबल है जो कि हो जाएगा, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ है जो कि मूव करने लग जाएगा। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका रिड्यूसिंग एजेंट का एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि जो विटामिन C। हमेशा पूछा जाता है मेन एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इस तरीके से, और सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपका विटामिन E या फिर विटामिन C होता है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन C, इट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, ये भी हैं जो कि इस कैटेगरी में काम आ सकते हैं। फिर तीसरा बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट विच आर सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक के बारे में अगर बात की जाए तो मैंने आपको पोस्टोलॉजी में पढ़ा रखा था, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एंटागोनिज्म और दूसरा होता है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म की बात तब आएंगी जब पर्टिकुलर कोई भी 2 चीज़ें मिलकर हैं जो कि अपनी एक्टिविटी को एनहेंस कर रही हैं, यानी कि सिनर्जिस्टिक के नाम क्या आ जाएगी, बेसिकली सिनर्जिस्टिक तब यूज़ किए जाते हैं जब आपको उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को है जो कि बढ़ाना हो, आपको लगे कि नहीं यार ये प्रोडक्ट है जो कि ऑक्सीडेशन से ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो आप 1 या 2 केमिकल को यूज़ करते हुए उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर देते हो। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सोडियम EDTA जो कि चिलेटिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है, लेसिथिन एंड टार्टरिक एसिड, ये इन चीज़ों को है जो कि प्रिवेंट करने के लिए कैपेबल हैं। नेक्स्ट बात करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट पर्टिकुलर वो एजेंट्स हैं जो कि माइक्रोब्स को है जो कि किल करने की क्षमता रखते हैं ताकि आपके सिस्टम में कोई भी कंटामिनेशन ना हो। अब आपका सपोज ये प्रोडक्ट है, स्पेशली जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, लाइक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑइंटमेंट है, ठीक है, या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म इमल्शन है, सस्पेंशन है, सिरप है, लिंकटस है, ये सारे के सारे क्योंकि पानी ज़्यादा है तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी ज़्यादा हो पाएगी, और अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो आपका प्रोडक्ट भी डिटोरिएट होगा। तो डिटोरिएशन का चांस कब होगा, जब वो स्टोर हो रहा है या फिर आप जब फ्रिक्वेंटली हर एक दिन में उसे यूज़ करने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो उस दौरान कुछ कंटेंट इसके अंदर गिर जाएगा माइक्रोब्स का, जो कि उसके अंदर डिटोरिएशन है जो कि लीड करेगा। उन सब को प्रिवेंट करने के लिए अपन पहले से ही इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि डाल देते हैं ताकि कोई भी फंगल ग्रोथ, कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ इसके अंदर ना हो पाए। अगर बात करें कि सबसे पहले किस तरीके से अपन एंटी माइक्रोबियल एजेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो 2 कैटेगरी है। अगर आप फंगल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हो तो एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव्स आएंगे, जिनके एग्जांपल है बेंजोइक, एस्कॉर्बिक एसिड, सॉल्ट, फिनोलिक कंपाउंड्स और साथ ही साथ जो पैराबेंस होते हैं वो। और वही बात करें एंटी बैक्टीरियल जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, लाइक जो क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स है, अल्कोहल है, फिनॉल है, मर्क्यूरल्स हैं और साथ ही साथ बाइग्वेनाइडिन्स हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका एंटी माइक्रोबियल। अपन दो देख लिए, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल। आगे चलते हैं अपन चिलेटिंग एजेंट के तरफ। चिलेटिंग एजेंट के बारे में आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा कि बेसिकली चिलेटिंग एजेंट वे होते हैं जो कि पर्टिकुलर मेटल के साथ है जो कि एक पर्टिकुलर लिगेंड क्रिएट करते हैं और खुद है जो कि इस तरीके से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो आपका मेन एपीआई है, जो मेन ड्रग है जो कि किसी न किसी बीमारी के लिए फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कोई खराबी नहीं होगी और वो है जो कि बचाव के साथ रह जाएगा। आपने सुना होगा जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी है जो कि अपन चिलेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, वरना क्या होगा, जो भी मेटल आयन है वो आपके है जो कि आयरन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसका है जो कि थक्का या फिर क्लॉट कर देगा। और अपन चाहते हैं कि जो ब्लड है वो काफ़ी समय तक प्रिजर्व रहे, वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहे, इसलिए अपन इस तरीके के चिलेटिंग एजेंट है जो कि इसमें डाल देते हैं, जो कि बाहर से आने वाले कंटामिनेशन के साथ चिलेटिंग कर लेंगे, बट आपका जो कंटेंट है उसे प्रॉपर वे में है जो कि प्योर रखेंगे। ठीक है, तो चिलेटिंग एजेंट भी है जो कि अपन बहुत बार सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं। फिर बात करते हैं भाई चिलेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एडीटी है, सिट्रिक एसिड है। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी थी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज कि आपको आपके प्रिजर्वेटिव्स मिल कहाँ से रहे हैं, तो वो दो कैटेगरी हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचुरल तरीके से मिल रहे हैं लाइक नीम ऑयल, लेमन एंड हनी, इनके ऊपर जब रिसर्च की गई तब देखा गया कि इन पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर भी है जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टी है जो कि प्रोडक्ट को जल्दी ख़राब नहीं होने देता। आपने सुना होगा कि हनी कभी भी ख़राब नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसकी पर्टिकुलर इतनी विस्कोसिटी है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए इस पर्टिकुलर विस्कोसिटी पे है जो कि ज़िंदा रह ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। और ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट कहाँ फॉलो किया गया है, आपका सिरप बनाने में। सही है, जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सिरप की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 66.67 वेट बाय वेट। क्यों? अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, यानी कि अगर आप 66.67 ग्राम शुक्रोज ले लेंगे और उसे 33 ग्राम पानी में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो उसमें जो विस्कोसिटी बनेगी वो इतनी होगी कि वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव का है जो कि काम करेगा, यानी कि इसके अंदर कभी भी है जो कि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ है जो कि नहीं होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया आप पीछे लिखा मिलेगा वेट बाय वेट, यानी कि आप जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है उसे भी ग्राम में वे कर रहे हैं। और मैंने आपको प्रैक्टिकल लैब्स में बहुत बार बताया होगा, या फिर प्रैक्टिकल जब मैंने यहाँ पे जब प्रैक्टिकल अपलोड किया है तब भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कोई चीज़ ग्राम में वे दी हुई है और आपके पास उसको ml में दे रखा है, तो अगर आप उसे वेइंग बैलेंस पे ग्राम में वे कर सको तो कर लो, बट अगर उसे वे नहीं कर सकते तो ग्राम को ml में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। वो भी कैसे? आपको एक फार्मूला पता होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपके पास मास है और आपको वॉल्यूम पता करना है तो क्या होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी। आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ऑटोमेटिकली है जो कि उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल लैब्स में बहुत बार सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप इस तरीके की चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। आगे चलते हैं अपन कि भाई सिंथेटिकली कौन कौन से, ये तो हो गए नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जो कि नेचुरल तरीके से मिलते हैं, लाइक नीम है, लेमन है और हनी है। नीम के बारे में भी आपने सुना होगा, नीम के जो डंठल है उसे दातून किए जाते हैं ताकि क्या होगा कि जो भी जम्स हैं वो आपके माउथ कैविटी में नहीं आए। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स हैं वो इसके अंदर होते हैं। सिंथेटिकली अगर बात की जाए तो जो केमिकली प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव्स हैं वो लाइक बेंजोएट या फिर नाइट्राइट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो क्या क्या काम आ सकते हैं। तो भाई प्रिजर्वेटिव्स की बहुत सारे उपयोग हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेडिसिन के अंदर उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के काम आ रहा है, साथ ही साथ जो कॉस्मेटिक है या फिर जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी अपन इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, साथ ताकि स्किन के ऊपर इसके कोई भी दूसरा इफेक्ट ना हो। ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव्स को अगर मैं एक जनरल वे में क्लासीफाई करूं टेबल के रूप में, या फिर आपको एग्जाम में पूछ ले क्लासीफाई प्रिजर्वेटिव, तब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल ये है जो कि चार्ट बना के आ जाना है। सारी की सारी चीज़ें वही है, केवल एग्जाम्पल को मैंने समराइज कर दिया है। जैसे अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्स। मैकेनिज्म में 3 मैकेनिज्म थी, क्या थी? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और चिलेटिंग। एंटीऑक्सीडेंट्स में मैंने आपको 3 बताए थे, ट्रू जो प्रॉपर वे में चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, एग्जाम्पल BHA, VST एंड NDGE। रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर भी मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए थे। यहाँ पे विटामिन सी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे रहेगा सिट्रिक एसिड एंड एडिटिक एसिड। एंटी माइक्रोबियल में एंटी फंगल हो सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल हो सकते हैं। एंटी फंगल के अंदर पैराबेंस का एग्जाम्पल दे देंगे आप, और एंटी बैक्टीरियल में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का एग्जाम्पल दे देंगे। चिलेटिंग एजेंट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका EDTA एंड सिट्रिक एसिड। ब्लड प्रोडक्ट्स में भी उसी का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स, कि सोर्स के आधार पे कौन कौन से हो सकते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर नीम है, लेमन है, हनी है। और आर्टिफिशियल की अगर बात की जाए तो बेंजोएट्स है, प्रोपोनाइट्स है, नाइट्रेट्स है, और जो भी है सारे के सारे हैं वो सारे आर्टिफिशियल ही हैं। आप यहाँ पे उनको भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सारा। और आज ही आपको जो चैप्टर नंबर 3 है वो है जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका है जो कि मॉडल पेपर लेकर आऊँगी, जिसके अंदर थ्योरी एग्जाम के आधार पे आपके पास क्या आ सकता है वो, साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के आधार पे भी आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगी। और उसके बाद अपन है जो कि चैप्टर नंबर 4 में है जो कि मूव करेंगे। एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी आपकी यहाँ पे हो रही है, थ्योरी कंटेंट भी आपको लगातार यहाँ पे मिलता जा रहा है, प्लस जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है राइट ना, जो अपने पास एम्स और एससी की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उनकी तैयारी भी मैं 1 बाय 1 करती जा रही हूँ। और रोज़ कोशिश कर रही हूँ कि 31 MCQ आपको हर एक कंटेंट के है जो कि प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।